एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पोर्शन। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका एक वीडियो है जो बैलेंसिंग का मैंने एक पोर्शन अलग से समझाया हुआ है। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक है ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे पर डे, हर जगह, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, हमारे कैंपस में, हर जगह पे हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जहाँ पर रिएक्शंस हो रही होती हैं, भले ही हम उसको इग्नोर कर रहे हो। नंबर वन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मम्मी लोग कर्ड बनाती हैं, कर्ड वगैरह, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। फिर जो फ्राई पैन होता है, जो तवा होता है, यहाँ पर भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब आप उसको ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रख देते हो तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर सी बैठ जाती है, जिसको हम बाद में रस्ट भी कहते हैं। ग्रेप से जो वाइन्स बनती हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो हमारे घर में खाना बनता है, जो फूड कुक होता है, उसमें भी एक केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। सबसे बड़ा जो केमिकल फैक्ट्री है ना, वो मम्मी का किचन होता है। सारे केमिकल्स आपको तो वहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे जब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शंस हो रही हैं। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कभी टेम्परेचर का चेंज होता है, कभी प्रोडक्ट ही बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वगैरह वगैरह। तो ये सब उसके बाद जब हम खाना खा रहे होते हैं, है ना, माउथ से ईसोफेगस के ऊपर जाते हैं, जो इंटेस्टाइन वगैरह होता है यहाँ पे भी, क्योंकि स्टमक में क्या है, स्टमक में आपका जे शेप स्टमक होता है, इसमें एसिड होता है ना, HCl। तो बहुत सारी रिएक्शंस तो हमारे स्टमक में हो रहे होते हैं। उसके बाद जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो भी क्या है, वो भी, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे एक टॉपिक आपको और समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ब्रीदिंग जस्ट एक एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ठीक है। O2 अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। बच्चों, रेस्पिरेशन में क्या है, अगर हम ब्रीदिंग में एक चीज और जोड़ दें, एनर्जी, है ना, एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। और अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बाहर बॉडी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, ATP को। और बच्चों, ATP बनते कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर हम पूछे कि एनर्जी करेंसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ATP। और अगर हम पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी बी और यानी ब्रीदिंग और एनर्जी को मिला देंगे तो वो पोर्शन क्या बन जाता है, रेस्पिरेशन, राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर इतनी सारी चीजें होती है जो हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। यहाँ से हमने ये देखा कि जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो उसकी फॉर्म होती है या उसकी स्टेट होती है, या उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे। देखिए, एनसीईआरटी का जब आप पहला पेज खोलेंगे ना, पहले चैप्टर का पहला पेज, तो उसी में एक सीधी सीधी एक्टिविटी दाग दी है। जब दूसरा पेज खोलोगे तो दूसरे पेज में भी एक्टिविटी है, उसमें 2 एक्टिविटी है, पहले पेज पे एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी 1.1, इसको हम मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी भी कहते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब आप PYQs लगाएंगे तो आप पाएंगे ये एक्टिविटी PYQ में बहुत सारे तरीकों से पूछी गई है। असर्शन रीजन में भी आ चुकी है, MCQ में भी पूछी जा चुकी है, केस स्टडी में इवन आ चुकी है। केस स्टडी में किस तरह से, जैसे कि आपको दे देगा कि एक केमिकल है, एलिमेंट है X, उसकी रिएक्शन करवा दी गई ऑक्सीजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिला है, कुछ मिला, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन होगी। तो इस टाइप से केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग ध्यान से समझेंगे और इसको नोट करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये हमने टोंग जिसको पकड़न कहते हैं, उसमें हमने मैग्नीशियम के धागे को, मैग्नीशियम के रिबन को फंसाया हुआ है। ओके, इसके बाद इसको रब कर लेना है बच्चों, किससे, सैंड पेपर से, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमें रब कर लेना है सैंड पेपर से। अब एनसीईआरटी की जब इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि इस एक्टिविटी को करते समय जब हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया था तो इसको रब क्यों किया गया है, या फिर इसको क्लीन क्यों करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी बोर्ड में कई बार पूछा गया। जो मैग्नीशियम रिबन को हम रखते हैं ना अपने लैब में, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा होता है, वो रिएक्शन कर रहा होता है एयर से। एयर का मतलब मॉइस्चर, और मॉइस्चर का मतलब ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर धीरे 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 बनने लगती है, वो होती है ऑक्सीजन की लेयर, जिससे वो हाईली और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कब, जब हम उसको, ये बंसन बर्नर है जिससे आग निकलती है, जिससे ना लैब में रखा रहता है। 2 टाइप के लैब में आपने बर्नर देखे होंगे, एक तो ये बंसन बर्नर होता है, और दूसरा होता है स्प्रिट लैम्प, है ना। जब गैस का सोर्स नहीं होता लैब में तो वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिट लैम्प, ठीक है। ओके, तो जब
मैं ये बता रहा था कि जब मैग्नीशियम रिबन पर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी और उसके बाद जब आप उसको बर्न करोगे, एक तो बर्निंग के लिए ऑलरेडी ऑक्सीजन मिल रही है, प्लस मैग्नीशियम पे पहले से ही ऑक्सीजन थी, तो जो रिएक्शन होगी वो वे फॉरवर्ड चली जाएगी, है ना। जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा था वो निश्चित तौर पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस पर मॉइस्चर लगा हुआ था। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन को पहले ही सैंड पेपर से साफ कर लिया जाता है या उसको क्लीन कर लिया जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करना है, ठीक है। हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है और इसको बंसर बर्नर पर लेकर आना है। ये हमने इसको जला दिया। अब जब आप इसको लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, केमिकल एक्टिविटी सीरीज जब आपने पढ़ी है, अभी मैं पढ़ा भी दूंगा, तो उसमें देखेंगे मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। जैसे आप उसको जलाओगे तो उसमें चिंगारियां फेंकने लगेगा, आग लगेगी, लेकिन पॉपअप साउंड के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, हमें उसकी जो राख है ना, जो उसका जो जला हुआ हिस्सा है, जब हम उसको एक पेट्री डिश पे रखेंगे तो ये मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब एक्टिविटी को देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो बच्चों तीन चार पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। पहले क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें, एज वी कैन ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब हमने उसको यहाँ पर रखा था तो जो फ्लेम मिली थी, फ्लेम का कलर क्या था बच्चों, ये वर्ड आपको याद रखना है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग मतलब चिंगारियां और व्हाइट कलर की। इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। फिर जब हमने उसको कलेक्ट किया है तो ये किस फॉर्म में मिल रहा है मुझे, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चों यही पाउडर क्या है, कौन सा कंपाउंड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बना रहा है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और ये किसकी रिएक्शन से बना हुआ है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो जब ये 2019 में या 2023 में केस स्टडी बनी थी तो ये सारे क्वेश्चन में पूछे गए। पाउडर का नाम क्या था, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, अब आपसे पूछेगा इसकी रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे वो देख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, इधर हमको लगाना पड़ेगा 2, मैग्नीशियम हो गया 2, तो इधर पीछे लगाना पड़ेगा 2। अब आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर मैग्नीशियम के 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है। इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1.1 है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। इसको हम मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी कहते हैं। 2 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम को रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, और दूसरा ये जो कंपाउंड बनता है, जो राख बनती है, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, ये पाउडर क्या है, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.2 पर, देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। बच्चों देखिए यहां पर क्या है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, लेड नाइट्रेट, और क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। हम एक ड्रॉपर उठाएंगे, ड्रॉपर से पोटेशियम आयोडाइड को लेंगे और उसको मिला देंगे लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ ठीक है। फिर हम उसमें जो कंक्लूजन होगा वो निकालेंगे कि क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, कि क्या चेंज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को उठाया और उसको लेड नाइट्रेट के ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। लेड आयोडाइड बना, यानी ये जो येलो कलर का बन रहा है कंपाउंड, वो किस कलर, कलर आपको याद रखना है, बोर्ड में कलर के साथ आता है। लाइक कि एक येलो कलर कंपाउंड X इज फॉर्म्ड। अभी येलो कलर क्या था, मुझे सोचना पड़ेगा। जब मुझे याद आ गया कि आयोडीन टिंचर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, किस कलर की होती है, ब्राउनिश येलो कलर की होती है। तो लेड आयोडाइड फिलहाल किस कलर का है, येलो कलर का कंपाउंड है। अब बच्चों इसके पीछे जो रिएक्शन नहीं होगी, हमें उस रिएक्शन को भी समझते चलना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास था वो था पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का मतलब पोटेशियम का K, आयोडाइड का I। उसके बाद हमको मिलाना था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो जाएगा, लेड है, लेड का Pb होता है, वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। अब मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन को रिएक्ट करना। ओके, अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं याद है उस केस में कैसे करते हैं, देखिए इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। अब इसका कटायन जाएगा उसके साथ भिड़ेगा, इसका कटायन जाएगा इसके साथ भिड़ेगा, भिड़ाइए। इसका K इसके Pb के साथ, इसका K इसके NO3 के साथ जाएगा तो अपना क्या बना देगा, KNO3। इसका 1 इसका 1 मिल गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद इसका लेड और इसका आयोडाइड, इसका प्लस इसका माइनस मिलाइएगा तो क्या बनेगा, PbI2। तो ये बन गया लेड आयोडाइड। अब बैठ के हमें क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा आयोडीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, आयोडीन कितना लगा देंगे 2, पोटेशियम कितना है 1, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, बड़ी नाइंसाफी है, हमें क्या करना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा।
अब मेरा पोटेशियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, लेड 1 है, नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, 2 है। देखो मेरे पीछे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चों, 3 दूना 6 और 3 2 जा 6। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। सो दिस इज द केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी नंबर 1.2। अब आप इसको देख पा रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें हमको एक कलर चेंज देखने को मिलता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ कलर चेंज होता है, या स्टेट चेंज होती है, या टेम्परेचर चेंज होता है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ओके, तो यहां पे मुझे कुछ चेंज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 1.3 पे आते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या है, जो जिंक के ग्रैन्यूल्स रखे हैं एक डिश पे, एक थाली पे हमने क्या रखा हुआ है, जिंक के ग्रैन्यूल्स रखे हुए हैं, और ये कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ था। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास जो येलो कलर का एसिड दिखाई दे रहा है, ये है किंग ऑफ एसिड, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये क्या है, H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन सल्फेट को उठाना है और जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्शन करानी है। ओके, हमने क्या किया कि पढ़ लिया उसको, और यहां से अपना एसिड निकाला जो डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट का मतलब होता है सिर्फ पानी मिलाया गया, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना। लैब में अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 रखेंगे तो जो बच्चों के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा वाटर मिला सकते हैं। इसी वाटर को मिलाने को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, यानी फिर डाइल्यूट H2SO4। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको उठा के हमें जिंक के ग्रैन्यूल्स में रिएक्शन करानी है। तो जब इसकी ड्रॉप्स बाय ड्रॉप रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ गैस निकलते हुए। ये आपको गैस दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना, ये जो गैस निकली है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यही हमारे बस बोर्ड में पूछा जाता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बच्चों ने जिंक ग्रैन्यूल से कराई थी, तो बताइए एक प्रोडक्ट बना है, एक गैस प्रोड्यूस हुई है, उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाम हो जाएगा। आप सुनिएगा, अब आपसे पूछ रहा है एक्टिविटी में, बताओ वो हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है ना, हम टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि गैस तो मेरे को दिख नहीं रही ना, आई से कहां दिखेगी गैस, तो उसकी गैस की प्रेजेंस को हम कैसे चेक कर पा रहे हैं बच्चों। हमें क्या करना है, जब ये जो कोनिकल फ्लास्क था इसके ऊपर एक कैंडल ले जाएंगे भाई साहब, जलती हुई कैंडल। ठीक है, कैंडल ले जाइए, ये कैंडल है, कैंडल 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 मतलब जानते हैं ना, मोमबत्ती ले जाओ। जैसे तुम ले जाओगे, जब यहां से हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है वो पॉपअप साउंड देने लगेगी, पॉपअप साउंड। बस यही तुम्हें याद रखना है, यही ट्रिक है, यही कीवर्ड है जो बोर्ड में लिख कर लाना है। पॉपअप साउंड का मतलब क्या होता है, पट 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 आवाज आने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जिंक के ग्रैन्यूल्स थे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और उसकी गैस की टेस्ट को मुझे प्रेजेंट करना है कि बताओ भैया वहां पे हाइड्रोजन गैस निकली थी, हम चेक कैसे कर पाओगे, आई से तो दिखती नहीं। तो मुझे क्या करना था, कैंडल लेके जाना था, वहां पे जो साउंड आएगा तो कैसा आएगा, पॉपअप साउंड आएगा। एक काम कर लेते हैं, इस रिएक्शंस को हम लिख कर चेक करते हैं, भैया रिएक्शन हुई कैसे। आखिर हमें को ले लेना था H2SO4 ले लिया, रिएक्शन कैसे करानी थी बच्चों, रिएक्शन करानी थी जिंक के पार्टिकल से, जिंक के ग्रैन्यूल से, ये करा दिया बच्चों। ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड क्या बन जाएगा, ये इसका माइनस उठा ले जाएगा तो ZnSO4, और जो गैस निकल के जाएगी वो क्या निकल जाएगी, H2। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इसको बैलेंस करने की। दिख रहा है सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, H2 2 है, H2 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो यहां पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे बताइए एक्टिविटी नंबर 1.3 में क्या ऑब्जर्व किया, तो यहां पे जो गैस निकली वो कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपको ये तीनों एक्टिविटी एकदम अच्छे से अपने नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन एक्टिविटी में से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है हर से। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमने फिर देखा कि स्टेट का चेंज हो रहा है, गैस इवॉल्व हो गई, जबकि हमने सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे। इसका मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो जब भी कहीं पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो या तो स्टेट चेंज होता है, या तो कलर चेंज होता है, या फिर गैस इवॉल्व हो रही होती है, या तो टेम्परेचर चेंज होता है, या तो प्रेसिपिटेट बनता है। अभी उसको पढ़ेंगे डिटेल में, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक गाढ़ा तत्व है, एक ऐसा कंपाउंड है जो पूरी तरह से बीकर में सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, वो ऊपर ही तैरता रहता है बीकर में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहीं पे बच्चों प्रेसिपिटेट बनता है, जहां डबल डिस्प्लेसमेंट वहीं पे प्रेसिपिटेट। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहीं पर प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। एक्टिविटीज हम लोग बाहर निकल गए हैं, ये हम लोग 9th का पोर्शन था, थोड़ा सा इसको हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी कि सॉलिड से लिक्विड जाता है तो मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड जाता है तो फ्रीजिंग कहलाता है, लिक्विड से गैस जाता है तो इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड तो
कंडेंसेशन, ठीक है। इसी तरह से गैस से सॉलिड जो डिपोजिशन, सॉलिड से गैस तो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एग्जांपल हमने पढ़ा था कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, अगरबत्ती, सॉलिड सी द गैस, ठीक है। तो यहां पर हम स्टेट का चेंज देख रहे थे। उसके बाद हमने कलर चेंज देखा, कैसे, देखिए ये स्ट्रॉबेरीज है, इनिशियल स्टेज कैसी थी, ग्रीन, आगे चल के रिएक्शन हुई तो उसका कलर क्या हो गया, रेड। उसके बाद हम गैस का इवोल्यूशन अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, टेम्परेचर का चेंज देखते हैं, जहां पर मुझे दिख रहा होता है क्या बच्चों, सॉलिड, वो लिक्विड था, लिक्विड से क्या बनता जा रहा है, आइस बनती जा रही है, मतलब सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल। उसके बाद हम प्रेसिपिटेट देखते हैं। प्रेसिपिटेट अभी मैंने बताया था बीकर में पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं होता, ये लिक्विड में तैरता रहता है, घूमता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी प्रेसिपिटेट वहीं बनेगा। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी बच्चों हम लोग रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां दो कंपाउंड डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां डबल डिस्प्लेसमेंट होगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। ओके, अब आपको याद रखना है बच्चों ये वैलेंसी चार्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चैप्टर के लिए, चैप्टर को समझने के लिए। देखिए यहां पर मैंने बना रखा है सबकी वैलेंसी क्या है बच्चों, 1। इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी पर, ये क्या है, इस सबकी वैलेंसी 1। अब यहां पे दिख रहा है सबकी वैलेंसी क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। इन सबकी वैलेंसी इधर दिख रहे हैं, सबकी वैलेंसी 2 है। इसमें से जो बहुत ज्यादा अक्सर पेपर में आते हैं, जैसे सिल्वर का हो गया है ना, एल्यूमिनाइट का हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम है ये जितने भी आइड वाले ना, आइड, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड है ना, हाइड्रोक्साइड, ये सब। इसी तरह से जब हम इधर की बात करेंगे जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे जिंक, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, CO3 2- लिखते कैसे हैं, जैसे मुझे जिंक कार्बोनेट बनाना है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, मुझे चाहिए जिंक कार्बोनेट। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद बना लो। जिंक, जिंक की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 और वैलेंसी मेरे सामने लिखी है -2। बच्चों क्या करा दोगे, क्रॉस, तो क्या बन जाएगा ZnCO3। क्यों, +2 -2 तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट, राइट। तो ये वैलेंसी चार्ट है, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक बार, जब इस चैप्टर में ना बहुत सारे कंपाउंड आने वाले हैं, बहुत सारे, तो ये आप बनाओगे कैसे, क्या रट रहे हो बैठ के, नहीं। अगर रट, तभी तो हमने 9th पढ़ा था वैलेंसी का चार्ट। अगर ये वैलेंसी में जो याद है ना कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसको लिखो, लिखो और याद करो, ठीक है, लिखो और याद करो। इसकी वैलेंसी -2 होती है, +2 होती है, इसको लिखो और याद करो, वैलेंसी याद होगी, चैप्टर बड़ा स्मूथ लगेगा। ओके, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन याद रखते हैं बच्चों जो पेपर में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। क्या, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 वैलेंसी भी देता है, 2 भी देता है, सर हमें कैसे पता चलेगा क्या देगा। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड आया कॉपर 1 ऑक्साइड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मुझे बनाना है कॉपर 1 ऑक्साइड तो मैं क्या करूंगा, Cu, और वैलेंसी कितनी लेनी है, +1, ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी लेनी है, -2, भिड़ा दो दोनों को, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर मुझे 1 लेकर दिया है, अगर यहीं पर 2 देकर देगा तो क्या कर दूंगा, यहां पर वैलेंसी को 2 कर दूंगा, ये फिर कैंसिल कर देंगे तो क्या बना देंगे, CuO, फिर से बन गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी रिएक्शन को उसके वर्ड्स के जगह उसको केमिकल के फॉर्म्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद रिएक्शन हमने क्या करनी थी, मैं पहले पीछे पे बता चुका हूं, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मींस MgO। बाद में बैठ के आपको क्या करना है, बैलेंस, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 लगाना, मैग्नीशियम 2 है, इधर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमने रिएक्शन फॉर्म में लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या ये बोर्ड में आया है, यस ये बोर्ड में आया है। बोर्ड में कैसे आएगा, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। इन केस इफ इट इज आस्क्ड डिफाइन केमिकल इक्वेशन, व्हाट विल यू राइट, आप लिखोगे क्या, तब तो डिफिनेशन गुरु याद ही करनी पड़ेगी ना। तो डिफिनेशन क्या है, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, इसी को वर्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। यहां से आगे बढ़ते बच्चों, तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको LHS बोलते हैं, ये रिएक्टेंट का पार्ट होता है। जो राइट साइड लिखा है ये प्रोडक्ट का पार्ट होता है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने बोला ऊपर लिंक है, उसको आप देख लेना। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, वो आप यहां से। तो मैं इस पोर्शन को क्या कर रहा हूं, यहां से बच्चों स्किप कर रहा हूं, ठीक है।